आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है। नाउ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जैसा कि नाम है कैपेसिटेंस का मतलब होता है क्षमता। इसमें हम एक कंडक्टर की कैपेसिटी को डिस्कस करते हैं। कैसी कैपेसिटी? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। देखिए, एक जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, और उसकी इसी कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। A capacitor can store energy in the form of potential energy in an electric field. In this chapter, we will discuss the capacity of conductors to hold charge and energy. ठीक है, तो हमें क्या डिस्कस करना है? कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में, टू होल्ड चार्ज एंड एनर्जी। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर से, और ये समझेंगे कि किस तरीके से एक आइसोलेटेड कंडक्टर जो है वो एनर्जी होल्ड करता है और चार्ज होल्ड करता है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। देखिए, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए आप, किसी भी तरीके के शेप का ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल हो। सपोज हम एक कंडक्टर ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आता है, और कंडक्टर में अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन 0 होता है। ठीक है, चार्ज क्यू। साथ में कंडक्टर का जो है पोटेंशियल कुछ होगा। एज्यूमिंग दैट कि रेफरेंस इज एट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो ऐसा देखा गया है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा कंडक्टर पे, उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। माइंड में आप एक कंडक्टिंग स्फीयर जो है ना, इमेजिन कीजिए। कंडक्टिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, तो हाइयर द वैल्यू ऑफ चार्ज, हाइयर इज द पोटेंशियल, या उल्टा कह सकते हैं, अगर पोटेंशियल हाई होगा तो चार्ज हाई होगा। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाएंगे तो इक्वलिटी लगाना होगा। तो जब इक्वलिटी लगाते हैं तो हम लिखते हैं Q इक्वल टू सी वी, वेयर C इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस का डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? तो C इज इक्वल टू Q बाई V। Q बाई V का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट वोल्ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो C है कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, इसका यूनिट जो होता है, SI यूनिट, वो फैरेड होता है। F फैरेड जो है अगेन साइंटिस्ट के नाम पे है, जस्ट लाइक एम्पियर, एंड 1 farad is defined as charge by volt है, तो ये 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट होता है। ठीक है, बट 1 farad जो होता है ये अपने आप में बहुत लार्ज कैपेसिटेंस होता है, तो न्यूमेरिकल में अक्सर आपको माइक्रो फैरेड मिलेगा। ठीक है ना, तो 1 माइक्रो फैरेड का मतलब हो जाएगा आपको 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड। अब कैपेसिटेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा।
तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हुआ कैपेसिटेंस का, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज एंड एनर्जी। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर का बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसको एक एक करके यहाँ पे मैंने लिख रखा और इसको समझेंगे। देखिए, capacitance of an isolated conductor depends on following factors. First लिखा है shape and size of conductor. On increasing the size, capacitance increases. जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर है सराउंडिंग मीडियम, कंडक्टर के आसपास का जो मीडियम है वो। With increase in dielectric constant K, capacitance increases. Now what is dielectric, ये आगे चल के पढ़ेंगे। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम की, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपका कंडक्टर किसी मीडियम में रखा है तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। When a neutral conductor is placed near a charged conductor, capacitance of conductors increases. मतलब एक न्यूट्रल कंडक्टर को ले आएंगे आप एक चार्ज कंडक्टर के बगल में, तो ओवरऑल होता है क्या, पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ता है। और इस तरह की चीजों को जहां दो कंडक्टर इन्वॉल्व हो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। फिलहाल हम इसे कैपेसिटर नहीं कह रहे, अभी कंडक्टर को सिर्फ कंडक्टर ही कह रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर एक स्पेशल टर्म है जो रिजर्व्ड है फॉर ए पेयर ऑफ कंडक्टर, जो इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है। तो इन तीनों बातों पर जो है ना कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो है वो एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। अब देखिए, ये आपका ऐसे कंडक्टर हो गया, हमने इसको जो चार्ज दिया वो इसके सरफेस पे आ गया। चार्ज बढ़ाने से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा लेकिन इसका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगा। कैपेसिटेंस ज्योमेट्रिकल फैक्टर है और इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, साथ में ये भी नोट करना जरूरी है कि C जो है वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखो C किस पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन द कंडक्टर। कितना चार्ज है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि C का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, Q/V। तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि C Q पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। C ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस आप लिखते तो हैं V = IR में, ओम्स लॉ में लिखते हैं, बट क्या ये R V और I पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। V और I से R इंडिपेंडेंट है। R जो है वो एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है और इसका वैल्यू क्या होता है, ρL/A। ये रो पे, L पे और A पे डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रजिस्टर में अगर करंट की वैल्यू बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। I अगर चेंज होता है तो V चेंज होता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, बट ये जो रेशियो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। That means capacitance of a conductor do not depend on charge on the conductor। कितना चार्ज दिए हो, पोटेंशियल क्या है कंडक्टर का, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है, इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब आइए एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। जब हमने एक कंडक्टर को चार्ज दिया है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है V = 10 वोल्ट। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो Q/V कर देंगे सिंपली। देखिए 20 माइक्रोकूलम को क्या लिखेंगे, 20 × 10⁻⁻6 कूलम, और पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है। तो ये आएगा आपका 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, 2 × 10⁻⁻6, और कूलम पर वोल्ट को फैरेड कहते हैं।
अब चूंकि ये बहुत छोटा है तो हम इसे सिंपली 2 माइक्रोफैरेड कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी चार्ज आपको इस तरह से माइक्रोकूलम में मिले और पोटेंशियल जनरली आपको वोल्ट में मिलेगा, तो कैपेसिटेंस भी जो है वो आपको माइक्रोफैरेड में आएगा। एक कंडक्टर पे दिया है कि उसका कैपेसिटेंस जो है वो 5 जो है वो माइक्रोफैरेड है। अगर उसको हमने 40 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है तो बताइए उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो जो भी कंडक्टर है जैसा भी शेप का हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें सी दिया हुआ है और इसका चार्ज दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू सी वी लगा दीजिए या C इक्वल टू क्यू बाई वी लगा दीजिए। Q इक्वल टू सी वी, सो V इक्वल टू क्यू बाई सी। नाउ Q देखो 40 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम जो है आप लिखना चाहें तो ऐसे तो लिखना पड़ेगा ना 10 टू द पावर -6 कूलम, और C भी आपका 5 माइक्रोफैरेड है तो 10 टू द पावर -6 होगा, ये कट जाता है। तो माइक्रो में जब डाटा हो तो ऊपर नीचे तो ना लिखें, आप इसको सीधे डिवाइड करके लिख सकते हैं 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं हम लोग आगे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। देखिए, कोई भी कंडक्टर हो, उसको चार्ज करने में, उसका पोटेंशियल बढ़ाने में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर। वो वर्क हमारा जो है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। उस वर्क को हम लोग सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर का। तो सपोज हमारे पास ये कोई कंडक्टर है से, ठीक है, और इसका सेल्फ एनर्जी निकालना है, और मान लीजिए कि अभी इस पे चार्ज क्यू है। तो सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए आप ऐसे समझिए कि इंफिनिटी से अगर हम डी क्यू चार्ज लेके आए तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल कर रहा होगा। तो वो वर्क जो होगा उसको कैलकुलेट करके हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे हमें नेटवर्क मिलेगा। तो देखो ये वर्क डन कितना होगा, तो ये वर्क डन होगा डी क्यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। डी क्यू जो है वो क्या होगा, तो देखो डी क्यू तो वही रहेगा, वी जो है अभी फिलहाल इसका कितना है, क्यू बाई सी। अगर आपको ये समझना है कि ये कहाँ से आया है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का सिंपली फॉर्मूला है कि जब डी क्यू चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाया जाएगा तो जो वर्क डन होता है वो डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। तो इनिशियली जहाँ था इंफिनिटी वहाँ पोटेंशियल जीरो था, तो यहीं से वो आया है, ठीक है ना, डी क्यू इंटू वी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और मान लीजिए कि कैपेसिटर पे टोटल फाइनल चार्ज क्यू आएगा। जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, और इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर कहते हैं, U। तो U का फॉर्मूला एक तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, फिर Q की जगह हम लोग CV भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब CV लिखेंगे तो एक C कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, CV को Q लिख सकते हैं, तो 1/2 Q इंटू वी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपको ये तीन फॉर्मूले होते हैं पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी के। आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, जब जैसी जरूरत पड़े यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसका C दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है,
और चार्ज दिया है तब तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी चार्ज की जगह इसका पोटेंशियल दे देता है तब ये यूज करेंगे, ठीक है। और चार्ज और V पता हो तो ये यूज करेंगे। तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाल लिया Q²/2C, अब सवाल उठता है कि ये एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर्ड है। तो ये एनर्जी जो है वो कैपेसिटर या यूं कह ली इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, ठीक है। कहाँ स्टोर होती है? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर के ऐसे इंफिनिटी तक होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। तो इसी फील्ड में ये स्टोर होता है। ये हमने क्या ड्रॉ किया है? ये हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और ये जो एनर्जी स्टोर होती है इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। चलिए इसको नोट करा देता हूं मैं। सेल्फ एनर्जी, या आप इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल energy is stored in the electric field of the conductor with energy density, that is energy per unit volume। और वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी? तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा था। इसको लिखते हैं ऐसे du अपॉन dv, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रोस्टैट वाला ही सेम फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कभी कभी आपको जो ये सराउंडिंग है यहाँ कोई मीडियम होगा, तो अगर मीडियम होगा तब ये फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। तब इस केस में अगर मीडियम होगा तो हाफ इप्सा नॉट इंटू एक इप्सा आर भी आ जाएगा इंटू E स्क्वायर, ठीक है, इन केस ऑफ ए मीडियम। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमने सीखा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी का। अब ये जो एनर्जी है सिर्फ बाहर में रहता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो अंदर में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होता है। अब आइए एक एग्जांपल करते हैं सिंपल सा। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है सपोज 4 माइक्रोफैरेड। अब लिखा हुआ है कि फाइंड एनर्जी stored in electric field of conductor when charge on it is 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, तब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो Q दिया है, C दिया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल आपको क्या यूज करना है? Q²/2C, ठीक है। अब देखिए ये सवाल मैंने सिर्फ दिया है आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए। अक्सर कैलकुलेशन में ये सब माइक्रो में इन्वॉल्व होता है। तो Q देखिए 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर करोगे तो ये 20 का स्क्वायर 400 होगा, और ये माइक्रोकूलम का स्क्वायर है ना, तो कायदे से ये 10⁻⁻⁶ का क्या हो जाएगा? -12 डिवाइडेड बाय 2C, 2 इंटू C। अब C कितना है आपको देखिए, तो C 4 माइक्रोफैरेड है, तो ये भी तो 10⁻⁶ होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये 100/250 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶, इतना जूल, जिसको सिंपली हम लोग 50 माइक्रो जूल लिख सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। Q² आपको 20 माइक्रोकूलम है, तो आप इसको सिर्फ 20 इंटू 20 लिखो, ठीक है। और 2C, तो C कितना है आपका? 4 माइक्रोफैरेड,
4 माइक्रोफैरेड, तो 4 लिखो। ऊपर में ध्यान देना, एक माइक्रो एक्स्ट्रा है, ऊपर में माइक्रो स्क्वायर है ना, माइक्रो इंटू माइक्रो, नीचे एक माइक्रो, तो ये एक माइक्रो कट जाएगा तो आंसर जूल नहीं सीधे माइक्रो जूल में होगा। तो इस कॉमन सेंस से आप जो है ना फर्दर कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आंसर आपको वही आएगा, 100/2 50 माइक्रो जूल। तो इस सवाल का मेन पर्पस जो था वो मेरा ये था कि आपको सिंपल कैलकुलेशन सिखाया जाए। ठीक है, इसी तरह से इसमें अगर आपको बोला जाता है कि पोटेंशियल निकालो तो Q/C होता है, V = Q/C। अब Q भी देखो माइक्रो में है, C भी माइक्रो में है, तो क्यों माइक्रो माइक्रो लिखना, सीधे लिख दिया करो, आंसर वोल्ट में आएगा। तो Q आपका हो गया 20 और C आपका कितना है 4, 20/4 आप सीधे लिख सकते हैं 5 वोल्ट। तो कैलकुलेशन इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर में स्फीयर का एग्जांपल लेंगे और उसका कैपेसिटेंस और एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, देखिए कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर ले लीजिए, चाहे वो हॉलो हो सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R। तो देखिए अगर हमने इसको चार्ज, इसका रेडियस कुछ ले लेते हैं कि इसका जो रेडियस है दैट इज R, इसको चार्ज हमने Q दिया, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो कितना आता है, KQ/R होता है। तो अगर हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो Q चार्ज दे करके हमने पोटेंशियल लिख लिया है। अब C लिखेंगे तो ये Q/V होता है, तो Q लिखा और V की जगह KQ/R, Q विल कैंसिल और K होता है 1/4πε0, तो C आ जाएगा 4πε0 इंटू R। ठीक है, आ गया एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आउटसाइड में यहाँ पर वैक्यूम है तब तो ये फॉर्मूला ठीक है, बट कभी कभी यहाँ पर मीडियम होता है। तो इफ स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, जैसे वाटर में डाल दिया या किसी और लिक्विड में, तब उस केस में यहाँ पर इप्सा नॉट की जगह इप्सा नॉट इंटू इप्सा आर आ जाएगा, तब कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 इप्सा नॉट इंटू इप्सा आर इंटू आर, या इसी को हम लोग के लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 4 इप्सा नॉट के इंटू आर। ये के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, इप्सा आर तो आपने पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा ही है। तो इप्सा रिलेटिव परमिटिविटी है और किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब है कि ये जो आपका आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा जब आप इसको किसी मीडियम में रखेंगे। तो अब इसकी एनर्जी की बात करते हैं। आपको पता है कि इसका जो सेल्फ एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है, और वो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, KQ²/2R, ये होता है ना। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं Q²/8πε0R। ठीक है ना। अब 4πε0R अगर C है तो इस चीज को हम लोग Q²/2C लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q²/2C आपको वापस से वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं जो हमने पिछले बार कंडक्टर के लिए निकाला था। तो वो जो फॉर्मूला था वो हर तरह के कंडक्टर के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है।
अब जो है कंडक्टर का हमने कैपेसिटेंस और एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया, समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो है शेयरिंग ऑफ चार्ज। मतलब दो कंडक्टर्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाए किसी कंडक्टिंग वायर से, तो उनके बीच में चार्ज जो है वो शेयर होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, देखिए समझते हैं क्या होता है ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सपोज हमारे पास दो कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर जो है वो ये है, किसी भी शेप के हो। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। जब इनको किसी कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट करेंगे, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का मतलब है कि ये जो आपके कंडक्टर्स हैं इस तरह से वायर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर इन पे जो फाइनल चार्ज होगा वो चेंज होकर के सपोज Q1 डैश हो गया और Q2 डैश हो गया। मतलब इस वायर में कुछ चार्ज फ्लो करेगा। अब वो चार्ज C1 से C2 फ्लो किया कि C2 से C1, ये डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल हाई है। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है कि चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, या यूं कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल एनर्जी जोन से लो पोटेंशियल एनर्जी जोन की तरफ जाता है। तो मान लीजिए कि इसका जो पोटेंशियल है पहले कितना हुआ करता था, अभी इनिशियली अगर लिखे हैं तो ये हुआ करता है Q1/C1, और इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो ये होगा आपका Q2/C2। अब इन दोनों में मान लीजिए V1 बड़ा है तो चार्ज इधर जाएगा, अगर V2 बड़ा है तो चार्ज इधर जाएगा। और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमें फाइनल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो इस पे फाइनल चार्ज आया है Q1 डैश और Q2 डैश, ये मिला करके जो है वो आपको टोटल उतना ही होगा जितना पहले इनिशियल चार्ज था। नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। लेकिन पोटेंशियल की अगर आप बात करें तो अब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका लिखेंगे Q1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन C2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाता है चार्ज। एक अल्टरनेट उपाय और है चार्ज निकालने के लिए, वो ये है कि मान लिया कि इधर से इधर Q चार्ज फ्लो किया, इधर से इधर, तो ये जो Q1 डैश होगा वो कितना होगा, तो पहले से चार्ज Q1 था उसमें से Q इसने लॉस कर दिया, तो इसने Q इसको दे दिया, तो Q2 डैश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q, पहले से Q2 था और इसने Q गेन किया। तो अल्टरनेट मेथड ये है कि आप क्या कीजिए कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल करने के लिए Q1 डैश Q2 डैश की जगह ये यूज कीजिए। तो अल्टरनेट मेथड ये हो गया कि वी कैन यूज, इसका पोटेंशियल लिखेंगे Q1 माइनस Q अपॉन C1 दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q अपॉन C2। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। बस कॉन्सेप्ट सीखना है, ये सब रटना नहीं है। तो यहाँ से Q की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये Q से आप क्या कर सकते हैं, फिर फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड ठीक है। आई प्रेफर दिस मेथड, ये मेथड इजी पड़ता है। इसमें क्या है कि Q भी निकल जाता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्योंकि क्या कितनी बार न्यूमेरिकल्स में सिर्फ ये पूछा रहता है कि चार्ज क्या फ्लो आउट हुआ है। अब देखिए इस आइसोलेटेड सिस्टम का अपना कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था। ठीक है, चार्ज फ्लो होने के बाद फाइनल कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब आप देखेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। रीजन ये है कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। जब ये चार्ज वायर में फ्लो हुआ तो वायर में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। तो अगर क्वेश्चन में हीट पूछा जाए, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ या हीट लॉस कितना हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू इनिशियल में से यू फाइनल घटाना है। ठीक है, और ध्यान रहे ये यू इनिशियल ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 एनर्जी हो गया पहले वाले कंडक्टर का, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2। ठीक है, और ये जो हमने लिखा ये आपका सिर्फ इनिशियल एनर्जी है, इसमें से फाइनल एनर्जी माइनस करेंगे तो इसका और इसका लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा Q1 डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C1, और इसका एनर्जी हो जाएगा Q2 डैश स्क्वायर अपॉन 2C2। ठीक है, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, हीट लॉस इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल से ज्यादा जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये है आपका 3 माइक्रोफैरेड का और ये सपोज है 2 माइक्रोफैरेड का। इस पे 6 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पे जो है, इस पे सपोज 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, तो ये 1 की जगह 6, इसमें हम लोग 1 की जगह सपोज 10 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और ले लेते हैं, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब इनको जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो वायर में क्या चार्ज फ्लो होगा और उसमें क्या हीट लॉस होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कनेक्ट करने के बाद दोनों के बीच में जिसका पोटेंशियल हाई होगा उससे लो पोटेंशियल वाले में चार्ज फ्लो करेगा। अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो Q बाई सी होता है ना, Q बाई सी, तो 6/3 करोगे तो 2 वोल्ट आएगा, जबकि इसका पोटेंशियल करोगे तो 10/2 5 वोल्ट आएगा। ऐसे ही दिख रहा है इसका पोटेंशियल हाई है तो चार्ज इधर फ्लो करेगा, तो इस पर इधर चार्ज फ्लो किया तो इसका चार्ज मान लीजिए अब हो गया 10 माइनस क्यू, तो इसका हो जाएगा आपका 6 प्लस क्यू। ठीक है, ये आपका 3 और 2 माइक्रोफैरेड है। अब हम दोनों का जो है ना पोटेंशियल इक्वल कर देंगे, तो पोटेंशियल इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी, तो कितना हो गया 3। ना यहाँ हम यूनिट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये भी माइक्रो में है ये भी माइक्रो में है, क्यू और सी, तो दोनों माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी ये 10 जो है वो माइक्रो में है और क्यू जो कैलकुलेट होके आएगा वो भी माइक्रो कूलम में होगा, तो यहाँ पे भी क्यू बाई सी लिखेंगे तो 10 माइनस क्यू बाई सी कितना है उसका 2। ये हमने क्या लिखा है, वोल्टेज लिखा है, दोनों का इक्वल किया है। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस 2Q, और इधर आ जाएगा आपका 30 माइनस 3Q। ऐसा हुआ, सो दिस इज इक्वल टू 5Q, ये इधर चला जाएगा और 30 माइनस 12 आपका 18 होगा, तो यहाँ से आपका Q आ गया 18/5। ऑफ कोर्स ये माइक्रो कूलम है और आप चाहें तो इसको अब डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 3.6 माइक्रो कूलम। तो फाइनली अगर आपसे कहा जाए कि फाइनल चार्ज दोनों पर कितना है, तो फाइनल चार्ज हम इजीली अब बता सकते हैं। फाइनल चार्ज देखो Q1 डैश, अगर इसकी बात करें इसकी, तो 6 प्लस Q था, तो 6 प्लस Q 3.6, ये लिख सकते हैं 9.6 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, फाइनल चार्ज इसका बोला जाए Q2 डैश, तो वो कितना लिखेंगे 10 माइनस Q, तो 3.6 में अगर हम माइनस कर दे इसमें से तो हमारे पास क्या बचेगा 6.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों चार्जेज अगर ऐड करेंगे तो 9 प्लस 6 14 और ये मिला के 1 15 होना चाहिए,
9 + 6 15 + 1 16। देखो अभी भी शुरू में 16 था, फाइनल चार्ज भी 16 होगा। अब इसमें बात करते हैं हम लोग कि हीट लॉस अगर क्वेश्चन में पूछता तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए हीट लॉस जो होता है वो होता है इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल एनर्जी। पूरे सिस्टम की बात हो रही है। अब इनिशियल एनर्जी में देखो ये जो कंडक्टर है इसका एनर्जी लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36/2c। 2c होता है ना, तो 2 × 3 6। आपको ऐसे कैसे लिख दिए, ये माइक्रो का स्क्वायर है, माइक्रो का स्क्वायर और नीचे एक माइक्रो, तो एनर्जी माइक्रो जूल में है। तो आगे के भी सारे टर्म्स माइक्रो जूल में आएंगे और फाइनल कैलकुलेशन से हीट भी माइक्रो में आएगा। तो ये इसका एनर्जी हुआ। इसी तरह से इसका q²/2c करोगे तो 100/2 × 2 4 हो जाएगा। ये एनर्जी हमारी इनिशियल हो गई। फाइनल एनर्जी देखो, इसका लिखेंगे 6 + q। 6 + q आपका फाइनल कितना है, 9.6। तो 9.6 का स्क्वायर/2c दैट इज 6। ये 3 माइक्रोफैरड वाला है। और इसका चार्ज कितना है, 10 - q 6.4। तो 6.4 का स्क्वायर/2c दैट इज 4। अब ये जो है इसको सॉल्व कर देना है आपको, और यहाँ से आपको जो आएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी समथिंग माइक्रो जूल में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हीट लॉस निकालते हैं। अब आइए एक और एग्जांपल करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा केस। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इसका कैपेसिटेंस 2c है, और ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस c है। ठीक है, इसके पास 3q चार्ज है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब इनको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो आपसे पूछा गया है कि दोनों पर फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा, और साथ में हम लोग हीट लॉस भी निकाल लेंगे कि वो चार्ज जो फ्लो होगा उसके वजह से कितना हीट लॉस होगा। तो ये जो 2c है और ये जो c है, आपको इसको आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने के बाद मान लिया कि भाई इधर से इधर चार्ज फ्लो हुआ q। ऑफ कोर्स इधर से इधर ही जाएगा, क्यों, चार्ज तो सिर्फ इसके पास है, इसके पास तो चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल इसका 0 है, तो चार्ज हाई से लो पोटेंशियल गया। तो यहाँ पे अब चार्ज हो जाएगा आपका 3q - q, q लॉस हो गया, और यहाँ q गेन हुआ तो q हो गया। अब क्या करना है, अब हमें दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, 3q - q डिवाइडेड बाय देखिए 2c, इसका हो गया, दिस इज पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर दैट इज q/c। c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो आएगा 3q - q इक्वल टू 2q। यहाँ से सॉल्व करोगे तो स्मॉल q इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल Q। स्मॉल q कैपिटल Q आने का मतलब ये हो गया कि इस पे जो चार्ज होगा 3q - कैपिटल Q 2q हो जाएगा, और इस पे चार्ज q हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो ये खाली था इस पे q चार्ज आ गया, और वही q चार्ज यहाँ घट गया है, और ये 2q हो गया। अब हीट लॉस निकालना है, तो हीट लॉस के लिए क्या बताया, इनिशियल में से फाइनल एनर्जी माइनस करना होता है। इनिशियल एनर्जी इसका क्या लिखेंगे, तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q²/2c, तो 2 × 2c 4c। इनिशियल सिर्फ यही है क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है, चार्ज 0 है। अब फाइनल देखो, फाइनल में दोनों के पास है, 2q है तो q²/2c, तो ये हो जाएगा 4q² / 4c प्लस इसका क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इसका c है ना, तो q²/2c। अब ये सारा टर्म्स जो है ना जोड़ लेते हैं, तो पहले इसको अलग से रहने दो, 9q² / 4c, और ये देखो इसे अगर हम चाहें तो 4 बना सकते हैं। 4 बनाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 2 + 4 6q² / 4c। ये जानबूझकर मैंने इस तरह किया ताकि आपको क्लियरली दिखे डिफरेंस कि इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी।
तो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो कहाँ गया, तो इस वायर में हीट लॉस में चला गया। तो 9 - 6 हो जाएगा आपका 3q² अपॉन 4c। ठीक है, so this is the amount of heat loss.